हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम हमारा C++ का पहला प्रोग्राम लिखने वाले हैं। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे उम्मीद है आप भी एक्साइटेड होंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कैसे आप आउटपुट करवा सकते हैं, टर्मिनल का यूज़ कर सकते हैं, न्यू लाइन ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है callstacksdsa के नाम से। इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करने वाला हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ hello world .cpp। आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि हमारा जो पहला प्रोग्राम होता है वो हेलो वर्ल्ड ही क्यों होता है, हम सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही क्यों आउटपुट करवाते हैं पहला प्रोग्राम। ये एक काफ़ी पुरानी प्रैक्टिस है जो सब फॉलो करते हैं। मैंने भी अपने टाइम में जब प्रोग्रामिंग शुरू करी थी तो मैंने hello world .cpp या hello world .c के नाम से ही फाइल अपनी बनाई थी। तो मैं यहाँ पे भी यही फॉलो करूँगा। और ये जो .cpp है, हमारी फाइल का नाम तो हमको समझ आ गया हेलो वर्ल्ड। ये जो .cpp है ये क्या है? ये आपका एक फाइल एक्सटेंशन होता है। अगर आप .cpp लिख रहे हैं तो आप C++ में प्रोग्राम लिख रहे हैं, या फिर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं, p1.py अगर मैं लिखूं तो वो पाइथन का प्रोग्राम हो जाता है। p1.c लिखूं तो C का हो जाता है, या जावा लिख दिया तो .java का हो गया। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लोगोज भी यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। ये VS कोड का एक फीचर है। तो फाइल एक्सटेंशन बेसिकली लगाते क्यों हैं? हम हमारे OS को बता सके कि इस फाइल के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो C++ के अंदर है, या फिर इस फाइल के अंदर जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो जावा के अंदर है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम हमारे OS को बताते हैं फाइल एक्सटेंशन से, ना कि कंपाइलर को। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिख देता हूँ। हो सकता है आपको ये समझ ना आए, कोई बात नहीं। हम कुछ मिनटों के अंदर कोशिश करेंगे कि मैं आपको ये चीज़ समझा सकूं कि हमने यहाँ पे एक एक लाइन क्यों लिख रखी है और उससे क्या होता है। तो हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम मैंने लिख दिया है। यूजिंग नेम स्पेस std int main रिटर्न 0। देखिए, कोई भी आपसे बोले कि C++ का बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है। C++ का बॉयलर प्लेट कोड वो कोड होता है जो हम बार बार हमारे प्रोग्राम्स के अंदर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मैंने प्रोग्राम लिख रखा है ये C++ का बॉयलर प्लेट कोड है। तो अब मेरे को यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो जल्दी जल्दी हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं। सी आउट लिख दिया है, हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड भी लिख दिया है, और इसको जैसे ही मैं रन करूँगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्यारा सा हेलो वर्ल्ड आ चुका है। पर इसके साथ में ये .exe फाइल भी एक बन के आ गई है। तो ये hello world .exe क्या है? पहले तो नहीं थी, सिर्फ hello world .cpp थी। पर अब hello world .exe आ गई। जैसे ही मैंने यहाँ पे रन पे क्लिक किया तो hello world .exe आ गई। क्या मैं जब एक और बार रन कोड क्लिक करूंगा वापस से एक hello world .exe आएगी? ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें एक चीज़ तो क्लियर है, हमारा कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझ सकता है। लेकिन जो हमने फाइल, या जो भी हमारी जो फाइल के अंदर कोड लिखा हुआ है उसको तो यार हमने ऐसा कुछ लिख रखा है, सी आउट हेलो वर्ल्ड। क्या ये कंप्यूटर समझ सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। तो यहाँ पे जो .exe फाइल की फॉर्मेशन हुई है इसका इससे क्या लेना देना? तो हमारी जो फाइल थी जिसके पीछे एक्सटेंशन था .cpp, जो भी फाइल का नेम था, उसको हमने हमारे कंपाइलर को दिया। जैसे ही हमने क्लिक किया कंपाइलर को दिया ना, कंपाइलर कुछ टास्क परफॉर्म करेगा। कंपाइलर ने उसको .exe फाइल में कन्वर्ट किया, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमारा जो प्रिंटिंग का काम था वो पूरा हुआ। तो यानी जो हमारा हाई लेवल कोड था, यानी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो लिखा हुआ कोड था, उसको कंपाइलर ने लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिससे हमारा जो OS है या फिर जो कंप्यूटर है वो उसको समझ सके और जो रिक्वायर्ड टास्क है वो परफॉर्म कर सके, जो कि प्रिंटिंग का था। तो ये जो exe फाइल है कंपाइलर ने क्रिएट करी ताकि हमारे कंप्यूटर को बता सके कि इस फाइल के अंदर जो काम है वो बेसिकली क्या काम है। तो ये जो होता है इसको हम कंपाइलेशन बोलते हैं। आप सभी ने सुना होगा कंपाइल टाइम एरर या कुछ भी जो आपने सुना हो, तो इसको हम कंपाइलेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम रन करना बोलते हैं या फिर रन टाइम बोलते हैं। बहुत सारे एरर्स के बारे में आपने सुना होगा, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर। धीरे धीरे हम उन पे भी आएंगे और वो क्या होता है फर्दर वीडियोस में हम उनको कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ पे ये जो .exe फाइल है ये क्यों बन के आई है ये आपको क्लियर होगा। हम इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ओपन एनीवे मैं कर दूंगा तो आपको कुछ शायद समझ ना आए, ठीक है। ये मशीन कोड है तो इसको हम थोड़ा इग्नोर करते हैं और hello world .cpp फाइल के अंदर जो भी कोड है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे पहले लाइन से शुरू करते हैं, हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ये क्या है? ये जो है हमारी हेडर फाइल है। हेडर फाइल क्या होती है भैया?
हेडर फाइल के अंदर वो सारा प्री रिटन कोड होता है जो हमारे कोड के एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब कहीं ना कहीं तो ये लिख रखा होगा कि सी आउट का क्या काम है, कुछ भी आउटपुट कराना, तो वो कहीं ना कहीं तो डिफाइंड होगा ना कि सी आउट क्या है, सी आउट कैसे परफॉर्म होता है, सी आउट क्या काम करता है। वो सब इस आईओ स्ट्रीम के अंदर, जो कि हेडर फाइल है, उसके अंदर होता है। और सी प्लस प्लस के अंदर हेडर फाइल को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर और प्री रिटन कोड, ऐसा आपको कुछ ना कुछ लिंक समझ आएगा। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड्स ऑल द प्री रिटन कोड दैट इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो यही है। आपका जो सी आउट है वो कैसे काम करता है, या फिर उसका जो भी मेन काम है, या जितने भी फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, उनके जितने भी काम होते हैं वो कहीं ना कहीं तो पहले से रिटर्न है, हम उनको बस डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। वो सब कुछ हेडर फाइल के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो इसलिए हमने हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिख रखा है। आईओ स्ट्रीम का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, कुछ ना कुछ इनपुट हो रहा है, कुछ ना कुछ आउटपुट हो रहा है। बहुत सारे टाइप के हेडर फाइल्स होती है, ये उनमें से एक है। अब जो भी हैशटैग से चालू होती है, क्या ये हेडर फाइल होती है? क्या होता है? हम एक मैक्रो भी बना सकते हैं, हम हमारे खुद के मैक्रो भी बना सकते हैं। हैशटैग डिफाइन अगर मैं करूं जी 9.8, आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने यार डिफाइन जी 9.8 क्यों लिखा है। ये एक मैक्रो बनाया है मैंने। मैक्रो वो वेरिएबल होते हैं, या फिर हम मैक्रो कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज होती है जो पूरे प्रोग्राम के लिए सेम होती है। आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा जी इक्वल टू 9.8 या कुछ भी। अगर मैं यहाँ पे सी आउट कर दूं जी को, तो यहाँ पे 9.8 प्रिंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैक्रोस की मैं खास बात और आपको बता दूं कि आप मैक्रो को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ आके अगर मैं जी लिख दूं 10 के बराबर, क्या ये 10 होगा? नहीं, चेंज नहीं कर सकते। पूरे प्रोग्राम के लिए मैक्रो तो सेम रहता है। तो मुझे उम्मीद है आपको मैक्रोस का भी कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर हम मैक्रोस की बात करें तो हम मैक्रोस को सिंबॉलिक कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि वो पूरे कोड के लिए कांस्टेंट रहते हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते बार बार। अगर आपने एक बार ऊपर लिख दिया तो वो जी की वैल्यू, या जो भी आप लेट से मेरा नाम है हर्षवर्धन, डिफाइन हर्षवर्धन 10 लिख दिया, तो आप वो बार बार हर्षवर्धन की वैल्यू 11 12 नहीं कर सकते। वो पूरे कोड में जब भी आप हर्षवर्धन को प्रिंट कराएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 10 प्रिंट होगा। तो इसलिए हम उनको सिंबॉलिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। हमने अब ऊपर का पार्ट तो समझ लिया, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम क्यों लिख रखा है। सेकंड लाइन में हमने लिख रखा है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये हमने क्यों लिख रखा है? ये नेम स्पेस क्या होता है, ये एसटीडी क्या होता है? सी आउट का काम तो आयोस्ट्रीम के अंदर बताया है, लेकिन सी आउट रजिस्टर्ड है नेम स्पेस के अंदर। क्या मैं इस नेम स्पेस एसटीडी को हटा सकता हूँ और फिर भी हमारा कोड रन करेगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले से एक रेड लाइन आ रही है वीएस कोड का अनदर फीचर। तो यार यहाँ पे तो नहीं आ रहा, सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। क्यों ऐसे? अगर मैं यहाँ पे एस टी डी कॉलन कॉलन ऐसे करके रन करूँ तो क्या ये हो जाएगा? क्योंकि यार हमारे सी आउट का मेन काम तो आयो स्ट्रीम के अंदर है, हो जाना चाहिए, हो गया। पर क्या ये वे फिजेबल है? हर बार आप सी आउट यूज करेंगे तो एस टी डी लिखना पड़ेगा, या सी इन करेंगे एस टी डी लिखना पड़ेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फंक्शन आप यूज करेंगे उसके लिए बार बार आपको उसका नेम स्पेस लिखना पड़ेगा। क्या ये ऑप्शन फिजेबल है? बिल्कुल नहीं। तो हम नेम स्पेस यूज करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। लेकिन भैया एस टी डी या नेम स्पेस की जरूरत क्यों पड़ी? लेकिन जब हमारा जो फंक्शन था, जब आईओ स्ट्रीम के अंदर ऑलरेडी वो डिफाइंड है, तो हमको नेम स्पेस या एस टी डी की जरूरत क्यों पड़ी? तो आइए इसको समझते हैं। देखिए आपके आईओ स्ट्रीम के अंदर जैसे आपने सी आउट को डिफाइन कर रखा है ना, वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि आपके आईओ स्ट्रीम के अंदर सी आउट का काम कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नेम स्पेस, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ। मेरे को भी ये चीज़ नहीं पता थी, मैंने भी थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करा, और जितना आर्टिकल से मेरे को समझ आया उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। नेम स्पेस एस टी डी, इसके बाद यहाँ पे लिख रखा है एक्सटर्न ओएस स्ट्रीम सी आउट। ठीक है। अब आप डायरेक्ट सी आउट नहीं लिख सकते, कंफ्यूज हो जाता है आपका कंपाइलर कि सी आउट क्या होता है। सी आउट एस टी डी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यार तो तुमको सिंपल सा नेम स्पेस सी आउट लिख देना चाहिए था, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाती है, एस टी डी के अंदर जाके सी आउट क्यों लिखा? हम ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से टाइप का सी आउट है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो आप यहाँ पे इंट सी आउट भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम यहाँ से नेम स्पेस हटा दें तो इसको यार समझ नहीं आएगा।
ये सी आउट कौन सा वाला है, ये सी आउट एसटीडी वाला है, सी आउट क्या है, आप सी आउट तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए बेसिकली हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर रजिस्टर्ड है। ये जो आईओ स्ट्रीम के अंदर है वो नेम स्पेस कैसे डिफाइंड है, अभी आपको ये कोड नहीं समझ आएगा, उस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन आपके नेम स्पेस एसटीडी के अंदर ये जो सी आउट है ये कैसे लिखा हुआ है, और हमने डायरेक्ट नेम स्पेस सी आउट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मेरा एक वेरिएबल भी हो सकता है सी आउट में किसी भी नाम रख सकता हूँ, किसी का भी नाम रख सकता हूँ, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो नेम स्पेस एसटीडी के अंदर एक्सटर्न ओ स्ट्रीम सी आउट लिखने का रीजन ये था ताकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो हम इन सिंपल लैंग्वेज अगर समझना चाहें तो आपका सी आउट या सी इन जो भी आप फंक्शन या ऑब्जेक्ट लेते हैं उसका काम तो आपके ओ स्ट्रीम के अंदर डिफाइंड है, लेकिन वो रजिस्टर्ड है नेम स्पेस के अंदर। मुझे उम्मीद है ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हमारे मेन फंक्शन की तरफ, उससे पहले मैं ये कोड कंप्लीट कर दूं। अब आपको बार बार यहाँ पे एसटीडी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर मैंने लिख दिया है। ठीक है, इस वेरिएबल को भी मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे ये जो मेन फंक्शन है ये क्यों लिखा है, देखिए आपका जो कंपाइलर होगा या फिर आपका जो ओएस होगा वो सबसे पहले जिस भी लाइन पे आएगा आपके कोड में, जो पहली लाइन जिस पे वो हिट मारेगा या फिर पहली लाइन जिसके लिए वो तलाश करेगा या लुक आफ्टर करेगा, वो हो गया आपका मेन। इंट मेन जहाँ पे आपका लिखा है वहां से आपका कोड चालू होता है। ठीक है, तो यही वो लाइन है जहाँ पे आपका कंपाइलर जिस लाइन को वो ढूंढ रहा होगा, और मेन के एंड में हम रिटर्न जीरो लिखते हैं। रिटर्न जीरो यानी आपका कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है और सक्सेसफुली जीरो रिटर्न हो चुका है। आज के मॉडर्न कंपाइलर में अगर आप रिटर्न जीरो भी हटा दें तो कंपाइलर अपनी तरफ से रिटर्न जीरो ऐड करके कोड को रन करवा देता है। तो नए कंपाइलर या सी प्लस प्लस के नए वर्जन्स में रिटर्न जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि एक बार आप अगर मेन लिख देते हैं तो आप दूसरा मेन नहीं लिख सकते। मैं यहाँ पे वापस जाके इंट मेन दूसरी बार नहीं लिख सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक फाइल या एक प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही बार मेन फंक्शन लिखा जाएगा, मल्टीपल टाइम्स मेन फंक्शन आप नहीं लिख सकते। अब आते हैं कि हम अपना आउटपुट कैसे कराते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिख रखा है, इसके लिए सी आउट लिख रखा है। ठीक है, सी आउट मतलब आउटपुट, यानी आप कुछ भी चीज़ प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप ऐसा आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट करा चुका हूँ, मैं लिख देता हूँ माई नेम इज हर्षवर्धन, और यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है, अब मैं इसको रन करवाऊंगा, ये रन तो होएगा और यहाँ पे लिखा हुआ भी आएगा माय नेम इज हर्षवर्धन। अब अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ प्रिंट करवाना चाहूँ अपने सी आउट की मदद से, वो होगी कि आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दी, अब ये भी चीज़ प्रिंट होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हर्षवर्धन और आई के बीच में तो कोई स्पेस ही नहीं है। अब आप लोग सोचेंगे कि हाँ यहाँ से स्पेस दे देते हैं, इस तरीके से आपकी स्पेस आ जाएगी। लेकिन अगर आपको ये नई लाइन में प्रिंट करानी है तो वो कैसे करवाएंगे, इसके भी हमारे पास दो मेथड है। या तो आप यहाँ से एंड एल लिख सकते हैं, एंड एल मतलब एंड लाइन कैरेक्टर। इससे आपका जो कंपाइलर है वो एक नई लाइन ऐड कर देगा। माय नेम इज हर्षवर्धन अलग लाइन पे आएगा, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड अलग लाइन पे आएगा। अगर आप एंड एल ना लिखना चाहें तो आप यहाँ पे बैक स्लैश एन लिख सकते हैं, जिसकी मदद से आपका कंपाइलर वापस से एक नई लाइन ऐड कर देगा। तो मैंने यहाँ पे बैक स्लैश एन लिख दिया है, रन कोड करवाऊंगा तो सेम चीज़ वापस प्रिंट होनी चाहिए, माय नेम इज हर्षवर्धन आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। अब इन दोनों में से फास्टर क्या होता है, एंड एल जो होता है वो आपके आउटपुट स्ट्रीम को कंप्लीटली फ्लश कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। और बैक स्लैश एन थोड़ा क्वाइट फास्टर है, ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं होता है, बहुत मिली सेकेंड्स का फर्क है, लेकिन बैक स्लैश एन इज़ फास्टर। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड करते हुए मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ एवरीथिंग। अगर आप लोग कंसिस्टेंटली इन लेक्चर को फॉलो करें, यानी 60 डेज़ की मेरी एक सीरीज़ अब मैं बनाने वाला हूँ कि 60 डेज़ के अंदर मैं आपको सी प्लस प्लस सिखाऊँ। अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से देखते हैं तो मुझे उम्मीद है आप लोग सी प्लस प्लस में एक मास्टर बन जाएंगे, या फिर सी प्लस प्लस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी। ये ज़्यादा एडवांस कोर्स नहीं रहने वाला है, बेसिक से बिगनर लेवल के लिए मैं ये शुरू कर रहा हूँ ये कोर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।